इस रेलवे को हर कोने में, देश के हर कोने के अंदर रेल का चक्का जाम करेंगे और ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम करेंगे। लेकिन आज के सहयोग की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। सबसे पहले उत्तरी रेलवे की 128 ब्रांचें और 9 मंडलों को मैं बधाई देता हूं कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने आह्वान किया था, ये एक प्रोग्राम किया था 8 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक रिले फास्ट या अनशन करेंगे। उत्तरी रेलवे की तमाम ब्रांचों ने इस कड़ी सर्दी के अंदर अपना पूरा योगदान देके युवा साथियों को भविष्य को बचाने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, वो बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, भाषण से पहले मैं 2 शब्द बोलूंगा। हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। आज कड़ी सर्दी में तमाम दिल्ली के मंडल, दूसरे मंडलों ने ट्रेन लेट होने के बावजूद भी और 11 तक प्रोग्राम करने के बाद भी आप लोग यहाँ पहुंचे। ये ट्रेड यूनियन की एक ड्यूटी है, कर्मचारियों के हकों के लिए लड़ाई करना। हम लोग अपनी पूरी सर्विस करके पूरी पेंशन ले रहे हैं। जो युवा साथी इस देश के अंदर चाहे रेलवे के अदारे में आए हैं, या डिफेंस में आए हैं, या इनकम टैक्स में आए हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के अदारे में आए हैं, या एजुकेशन में आए हैं, उनको उनका घर बचाना और युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे में जाकर 60 साल की आयु होने तक सम्मानजनक जीने का साधन जो पुराने साथियों को मिला है, उनके लिए ये संघर्ष है। युवा साथियों के लिए, युवा साथी इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम लोग तकरीबन पुराने साथी यात्रा की आखिरी पड़ाव पे है, क्योंकि हम लोग ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन करने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो वर्किंग क्लास है उसके जो राइट है, जो आज तक मिलते रहे, कोई भी सरकार आ जाए, उसके आने से जो देश का संविधान बना, वो संविधान
हर देश के नागरिक के लिए बराबर होना चाहिए। जिस तरह विदेशों के अंदर है, लेकिन भारत सरकार के अंदर ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि नए नए कानूनों के बातें करते हैं। ये ऑलरेडी इस देश के अंदर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को बचाने के लिए, वर्किंग क्लास को जिंदा रखने के लिए, इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए जब से आजादी हुई उससे पहले से और बाद में ये कोर्ट बनाए, नियम बनाए। ये सरकार जब से आई है, इन नियमों के ऊपर जो कुठाराघात कर रही है, जो इतने पुराने नियम थे और जिसको बड़े संघर्ष के बाद भारत सरकार से, उनके मंत्रियों से डिस्कस करने के बाद नए लेबर कानून बनाए थे, जिसमें 1946 में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट बना था, 1947 में आईटी एक्ट बना था, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, 1948 में, 1951 में, 55 में और 1966 में, 70 में, 79 में, 81 में, 86 में, 96 में, 1923 में, 1948 में, 52 में जितने भी कानून बनाए थे उनको 3 कोर्ट में बदल दिया। वेजेस कानून बनाया था, उसको भी बदल के दूसरा नाम दे दिया। जहां तक ट्रेड यूनियन एक्ट, बड़ी स्ट्रगल के बाद, संघर्ष करने के बाद ये ट्रेड यूनियन एक्ट बना था। अंग्रेजों के जमाने में कोई काम करने के घंटे नहीं होते थे, कोई रेस्ट के घंटे नहीं होते थे। सुबह सूरज निकलता था, शाम को सूरज छिपने के बाद ड्यूटी खत्म होती थी। लेकिन इस जमात ने उस समय भी लड़के अपने राइट के लिए ये नियम तैयार कराए, जिसके अंदर ड्यूटी आवर्स बने। जहां तक 1986 में शिकागो के अंदर जो कामगार अपने राइट मांग रहे थे, अंग्रेजों ने उनके ऊपर बम चलाए, गोलियां चलाई, तशद्दुद किया। उसके बाद भी कामगार अपने राइट से पीछे नहीं हटे। महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराने के लिए कोई डंडा नहीं चलाया, गोली नहीं चलाई। शांतिपूर्वक संघर्ष करने के बाद 1947 में देश को आजादी मिली। आजादी इसलिए मिली कि ये जो अंग्रेजों का तशद्दुद था, अंग्रेजों की जो तानाशाही थी, वो खत्म हो, देश के हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने का साधन हो और ये भारतवर्ष का विकास हो। इस देश के अंदर नौजवानों को लिए रोजगार पैदा हो और जनता को सुविधा प्राप्त हो। पार्लियामेंट बनी। आज पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को 747 मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं।
अब 747 मेंबर पार्लियामेंट वो सेवक नहीं है, आप सेवक हो देश के। आप 40 साल 36 साल देश की सेवा, अपने परिवार की सेवा करते हो। वो एक दिन सेवा करता है जितने साल वो एमपी रहता है या एमएलए रहता है, उतनी बार की उनको पेंशन मिलती है। कहां का संविधान है ये? मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को दाद देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो ऐसा कानून लाया कि एक एमएलए को एक ही पेंशन मिलेगी। जो कुछ भी कहो, आप पार्टी ने जो बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्यों नहीं केंद्र सरकार ऐसा डिसीजन, ऐसा नियम लाती? अरे आप 10-10 पेंशनर जो इस देश की सेवा कर रहा है, नौजवान, उसको आप पेंशन के लिए बाजार में जुआ खेलने के लिए पैसे लगवाओ। ये कैसी सरकार है? कैसी सरकार आप चुन के बेचते हो? हमें इस बात को सोचना चाहिए। ये मैं आप लोगों को भड़काने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, असलियत है। आज जो चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर जो मर गए, 3-3 लाख रुपया पेंशन लेते थे। मेंबर पार्लियामेंट जो 5 बार रह गया, 5 बार की पेंशन लेता है। यहां तक आप रेलवे सर्विस में आते हैं, 1 साल के बाद आपको सुविधा पास मिलता है, जिसको पास कहते हो। मेंबर पार्लियामेंट एक दिन बनता है, रिटायरमेंट होने के बाद भी उसको रेलवे का जो है कार्ड पास मिलता है। एक मेरा कर्मचारी 40 साल सर्विस करता है, जो ग्रुप डी से रिटायर होता है, उसको 1 पास मिलता है। ऐसा क्यों? जिन्होंने 16 लाख कर्मचारी और फैमिली रिटायर हो चुके हैं इस रेलवे के अंदर, उन्होंने अपनी जवानी दी, बुढ़ापा लेके आए। आप एक दिन वाले को कार्ड पास दे रहे हो। ये 16 लाख जो परिवार है रेलवे का, उनको क्यों नहीं आपने कार्ड पास दे दिया भाई? वो आपके ऊपर बर्डन है। आप पेंशन की बात करते हो, कर्मचारी जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। आपको याद होगा, जो पुराने साथी हैं, पहले रेलवे के अंदर 30-35 का स्केल होता था। उसके बाद ये केवल फेडरेशनों की देन है। आज मिनिमम जो 18,000 तक लाई, इनकी देन नहीं है। ये तो चाहे वो अपोजिशन का मेंबर पार्लियामेंट है या सत्ता पार्टी के बाद मेंबर पार्लियामेंट है, जब अपने वेतन भत्ते और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस बढ़ाना होता है, किसी को पता भी नहीं चलता, बढ़ा के अपना चालू कर देते हैं। इनके लिए चाहे कोई गवर्नमेंट आए, पुरानी पेंशन इनको चाहिए। मुझे याद है कि जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया 1 मैन 1 पेंशन मिलेगी, एक 8 बार का एमएलए बना हुआ वो कहता हम तो मर गए। देखिए, जो मेरा कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है, 38वें साल में काम करते हुए उसको गलती हो जाती है,
उसको कुछ नहीं गवर्नमेंट देती। जो मेंबर पार्लियामेंट जिंदाबाद 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 जो मेंबर पार्लियामेंट चाहे वो उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलता हो, कितने भी केस चलते हो, उसके ऊपर कोई भार नहीं है, इलेक्शन लड़ने का भार नहीं है, पेंशन का भार नहीं है। हमारे साथी काम करते हुए किसी ड्राइवर साथी से, किसी टेक्नीशियन से गलती हो जाती है, 30 साल के बाद 30 साल तक की सर्विस का उसको कुछ नहीं मिलता। ये क्या आजादी है? खाली 747 लोगों के लिए आजादी है। मुझे ये बताए, इस देश का जो बड़ा नेता जो कहता मैं अकेला सब पे भारी, 5 करोड़ रुपया हर मेंबर पार्लियामेंट को जो आप डेवलपमेंट के लिए देते हो हर साल, कहाँ डेवलपमेंट होती है उसकी? किसी एरिया को ले लीजिए, कितनी डेवलपमेंट उन्होंने कराई, कितनी सड़कें बनाई, कितने पुराने ड्रेन जो है उनको ठीक कराया, कितनी इंडस्ट्री लगाई, कितना नौजवानों के लिए रोजगार पैदा किए, कितने एम्स खोले, कितने नए अस्पताल खोले, कितनी नई ITI खोली, कितने कॉलेज खोले, कितने डैम बनाए, ये बताइए। ये सब वे स्कूल है जिसका GST लगा, इनकम टैक्स लगा, हमारा पैसा इकट्ठा करके हर पार्लियामेंट जब होती है करोड़ों रुपए के बिस्कुट और चाय पी जाते हैं। ये देश की आजादी है। इस आजादी को केवल मेंबर पार्लियामेंट और MLA के लिए नहीं है, ये गलती हमारी भी है। हम हवा में बैठे हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी यूनियन इंटर को है, कांग्रेस को है, हमें कांग्रेस को वोट देनी चाहिए। क्यों? हम BJP के हैं, हमें BJP को वोट देनी चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के हैं, हमें समाजवादी को वोट देनी चाहिए। क्यों वोट देनी चाहिए भाई? आप अपनी नौकरी करते हो, सुबह 6 बजे से कोई आता है, 2 बजे जाता है, रात को 12 बजे आता है, 8 बजे जाता है, सुबह 8 बजे आता है, 4 बजे जाता है। अपनी ड्यूटी करके उसकी मजदूरी आप देते हो। ये कुछ नहीं देते आपको, ये कुछ नहीं करते। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, जब वोट का टाइम आता है, अभी आप देखिए ये मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या में पुराना मंदिर बना हुआ है, ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है, उसको हमने सुधारा नहीं। जिस एक्चुअल जगह पे राम जी और उनका परिवार गया था, उसके अंदर तो हमने संशोधन नहीं किया। एक टेंट के अंदर एक फोटो रख के, आज 24 में इलेक्शन आ रहा है, सब पॉलिटिकल पार्टियां उसमें लगी हुई हैं। क्या मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद बनने से लोगों को, नौजवान को रोजगार मिलेगा? ये एक साधु संतों का काम है जो अपना गृहस्थी जीवन छोड़ देते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं, ये उनका काम है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है इस देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना, इस देश के अंदर इंडस्ट्री लगाना, इस देश की सुविधा में। ये कह रहे हैं स्टेशन डेवलपमेंट करा रहे, करोड़ों रुपया सेंक्शन हो रहा है। अब हमारे उच्च नेता कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये डेवलपमेंट के रास्ते से कितना कमीशन जा रहा है? नेताजी इसको देखो, आपको बाकी चीजों का पता, इसका भी पता होना चाहिए। स्टेशन को तोड़ के डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्टेशनों के ऊपर लोगों को सुविधा की जरूरत है, देश के अंदर और रेलवे लाइनों की जरूरत है, देश के अंदर नई गाड़ियां चलाने की जरूरत है, देश के अंदर और गुड्स गाड़ियां चलाने की जरूरत है, जिससे
देश की इकॉनमी बढ़े, देश के अंदर पैसा जुड़े, रोजगार का एक नया सिस्टम हमारे मंत्रियों ने चालू कर दिया। कंबेस्टर ग्राउंड की अपॉइंटमेंट होनी है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई जगह खाली है उसकी भर्ती के लिए कह रहे रोजगार मेला लगेगा। अरे भाई, नए रोजगार पैदा करके दिखाओ। आपने सोनीपत के अंदर एक कारखाना लगाया, आप बता दीजिए, रेल मंत्री बता दिए, एक भी पोस्ट सेंक्शन नहीं की। क्या रोजगार दिया आपने? केवल पॉलिटिकल लीडर जो है वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। आपने इस देश के अंदर रेलवे को 9 जोन बहुत अच्छी तरह चलाते थे, आपने 17 जोन बना दिए। किस काम के लिए बनाए? इससे क्या हुआ? क्या फायदा रेलवे का हुआ? क्या देश को फायदा हुआ? कितनी ऑपरेटिंग रेशो उस पर आपका कंट्रोल बना? केवल अधिकारी बढ़े, कर्मचारी नहीं बढ़े। ये है देश का संविधान। इस तरह इस देश को चलाने के लिए जब भी कोई इलेक्शन आता है, ये जुमलेबाजी से आप लोगों को, हम लोगों को बेवकूफ हम बनते हैं। इस बात को सोचिए, अगर 15 लाख रेलवे कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, टोटल 44 लाख जो रिटायर्ड कर्मचारी इस देश को जो सोच रहे, उनका परिवार सोच रहे, कोई गवर्नमेंट हो हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। आपकी ताकत है, अपनी ताकत को समझिए। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे दूसरे का हो, वोट हम उसको देंगे जो नौजवानों को भविष्य के लिए रोजगार पैदा करे, जो कामगार है, नौजवान आए, उनके लिए पुरानी पेंशन का साधन, पुरानी पेंशन को बहाल करे। महंगाई भत्ते को आप देख लीजिए, ये कहते 60 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसने कुछ नहीं किया। 60 साल के अंदर चाहे चाइना ने अटैक किया हो, पाकिस्तान ने अटैक किया हो, देश के अंदर बाढ़ आई हो, देश के अंदर सूखा पड़ा हो, कभी भी महंगाई भत्ते की किस्त फ्रीज नहीं हुई थी, नहीं रुकी थी। ये इतिहास है। ये गवर्नमेंट आई, कोरोना के नाम पे जो फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला आपने नहीं बनाया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने कसूर खून पसीना देकर, गवर्नमेंट से लड़कर, संघर्ष करके महंगाई भत्ते का फार्मूला बनाया, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। आप कैसे उसको फ्रीज कर सकते हो? आपने पार्लियामेंट मेंबर एमएलए की किस्तें, उनका महंगाई भत्ता क्यों नहीं फ्रीज किया? वो क्या लगते हैं आपके? क्योंकि आप उसके अंदर हैं, इसलिए आप उसको सेंटर दे रहे हो। पीसी शर्मा जिंदाबाद, पीसी शर्मा जिंदाबाद, यूआरएम जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद। पीसी शर्मा संघर्ष करो, शर्मा जी संघर्ष करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 दूसरी तरफ हम रोजगार की बातें कर रहे हैं। डिफेंस के अंदर कभी भी ये नहीं हुआ था कि 5 साल की नौकरी दे दो। अब आप नया नाम देके नौजवानों को 5 साल के लिए क्रांतिवीर शायद नाम दिया आपको, अग्निवीर का नाम देके 5 साल के लिए डिफेंस में भर्ती करेंगे, एमुनेशन चलाना सिखाएंगे। 5 साल के बाद कहेंगे अपने घर चले जाओ। तो रेल में भी शुरू हुआ। अब रेलवे में भी ऐसा करेंगे ये, क्योंकि इनका मंशा है रेल बेच दी, रेल बेच दी, एमटीएल बेच दी, एलआईसी बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। अब हर इंसान को बेचने का रह गया है।
कि इस देश के हर इंसान को भी बेच दे, कहीं गिरवी रख दे, क्योंकि ये देश एक एक नागरिक, आज से जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इससे पहले उन प्राइम मिनिस्टरों तक 58 लाख करोड़ के हम लोग कर्जदार होते थे। आज 9 साल के अंदर 168 करोड़ के कर्जदार है ये देश। ये इस देश के अंदर फ्रांसीसी कंपनी आई थी अपना रोजगार करने के लिए। रोजगार करते करते उन्होंने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया, राज कर लिया, और इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जितना इसके अंदर पैसा था, जो कच्चा माल था, वो ले जा सकते थे, ले गए। अंत में गांधी जी को संघर्ष करके उनको इस देश से निकालना पड़ा। आज फिर उसी तरह का माहौल बन रहा है। इस माहौल के अंदर कुछ लोगों को एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे की जितनी जमीन है वो दे दिए, रेलवे की जो अच्छी जमीन पे क्वार्टर बने हुए हैं उनको गिराकर उन पे होटल बनाने के लिए मंत्रियों के रिश्तेदार को दे दिए, और साइकिल बनाने के लिए दे दिए। फूड ग्रेन ऑलरेडी पहले काफी है, 13 कारपोरेशन बना दी इन्होंने रेलवे के अंदर प्राइवेट करने के लिए। और इस तरह का काम करते के इस देश के अंदर बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। हर कर्मचारी को बंधुआ मजदूर बना के किसी को 5,000, 7,000, 10,000 रुपया तनख्वाह देना चाहते हैं। तो आप हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, कि हमें जब तक इस देश के अंदर रली मिली गवर्नमेंट रहेगी, कोलिशन गवर्नमेंट रहेगी, तब तक कामगारों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। आपको याद होगा PLB बोनस 79 में कैसे मिला। कोलिशन गवर्नमेंट थी, चरण सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर होते थे, चरण सिंह जी। इस तरह का रहेगा अगर 300 सीटों पे आप एक पार्टी को जिताओगे, ये आप लोगों का वो बड़ा हाल करेगी, आपको भीख मांगने पे लगा देगी। खुद से अपना कैसे ऐशोआराम में रहते हैं, खुद ऐसे ऐसे ऐशोआराम पे रहते हैं। इनको भी हर बार एक आदमी को जिताना भी ठीक नहीं, इनको भी बदलना चाहिए। और मैं ये कहूंगा आपको कि आपने अगर नई पेंशन स्कीम को रद्द कराना है, पुरानी पेंशन स्कीम को लाना है, हमें जी जान से संघर्ष करना पड़ेगा। हमें रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट को जाम करना पड़ेगा, हमें रोड ट्रांसपोर्ट को जाम करना पड़ेगा। इस देश को अगर बचाना है, रेलवे के कर्मचारियों को बचाना है, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को बचाना है, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा अंग्रेजों के साथ हमने संघर्ष किया, उसी तरह का संघर्ष आना पड़ेगा। इनकी तानाशाही से हमें डरना नहीं चाहिए। इंसान जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है, जिंदगी में हमने एक बार मरना है, मरने से डरना नहीं चाहिए। हम मरेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनाना पड़ेगा। मैं ये नौजवान साथियों को आगाह फिर करना चाहता हूं कि अगर आपने
संघर्ष में हाथ छोड़ा, पीछे भागे। अगर आप सोचते रहे कुछ लड़ रहे हैं जो उनको मिलेगा हमें मिलेगा, तो मिलना नहीं है कुछ भी। जब तक एकजुट होके हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। एक नौजवान साथी को, रनिंग के साथी भी बैठे हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो सेटलमेंट रिटायरमेंट पे रनिंग के साथियों को मिलता है, जो जनवरी 2004 के बाद आए हैं, वो मिलने वाला नहीं है। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, क्योंकि आप देख लीजिए जो 10% आपके वेतन से ये एक्स ग्रेशिया जो मिलना उसके नाम पे कटता है, 10% अपना वेतन कम होता है। आपका प्रोविडेंट फंड नहीं है। आपके प्रोविडेंट फंड पूछ लीजिए किसी को, हमारा प्रोविडेंट फंड कटता था 10%, वो प्रोविडेंट फंड था। आपका प्रोविडेंट फंड नहीं है, इसको अंग्रेजी का नाम कॉर्पस रखा हुआ है। उसको ये काट के सारा पैसा 60 साल तक कहाँ लगा रहे हैं। आपके उस पैसे की कोई गारंटी नहीं कि आपको वो पैसा वापस मिलेगा। पीएफ के रूप में जो 60% कह रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं 40% रखेंगे। आपके ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आपको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। जो पुराने लोगों को डेथ होने के बाद फैमिली पेंशन मिलती है, उसकी विडो को पेंशन मिलती है। अगर लड़की डाइवोर्स है, जो अनमैरिड है, लड़का अनमैरिड है, उसको पेंशन मिलती है, वो पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात को आप सोच लीजिए, और अगर नहीं सोचेंगे तो बुढ़ापे के अंदर आपको दूसरों के आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जो आप बच्चों को अभी तनख्वाह मिल रही है, आप बच्चों को उस तनख्वाह से उनके जीवन यापन के लिए, एजुकेशन के लिए मदद करते हो। उनकी मेहनत करके अपनी जो है, बाप कभी थकता नहीं है, कभी कहता नहीं है मेरे पास अपने बच्चे के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। हर कीमत पे आप अपने बच्चों की डिमांड को पूरा करते हो। लेकिन जब आप इस हालत में नहीं रहेंगे, उस समय आपकी क्या हालत होगी, इस बात को सोचिए। आप इससे 400 रुपए से अपनी मेडिसिन ले सकते हैं, 400 रुपए से मियाँ बीवी अपना खाना खा सकते हैं इस महंगाई के जमाने में। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो भी संघर्ष ट्रेड यूनियन छेड़ती है, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन इलेक्शन वालों को पटकनी देने का आपके पास ताकत है। हमने 24 के अंदर आपसे कसम खाएं कि 2024 के अंदर हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करेगा, जो 8वां पे कमीशन बिठाएगा, जो परमानेंट जेल रिव्यू कमेटी बनाएगा, जो महंगाई भत्ते की फ्री किस्त उसको रिलीज करेगा, जो नाइट ड्यूटी अलाउंस पे लिमिट हटाएगा, जो नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करेगा, हम उसको वोट देंगे। और किसी पार्टी को नहीं, कैंडिडेट जो अपनी पार्टी के अंदर इन बातों को लाएगा उसको वोट देंगे। अपने परिवार को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात के ऊपर समझाइए, हवा में मत बहिए। आपके संघर्ष के लिए आपको आगे भी जो प्रोग्राम देंगे उसके लिए हम जो है स्ट्राइक का नोटिस देंगे। इस रेलवे को हर कोने में, देश के हर कोने के अंदर रेल का चक्का जाम करेंगे और ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम करेंगे। लेकिन आज के सहयोग की जरूरत है।